प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईरान के हवाई हमले के बारे में। ईरान के हवाई हमले को विफल करने के बाद इसराइल ने अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के एक महत्वपूर्ण हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया है। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का यह हथियार कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने भी पूर्वोत्तर लेबनान के बालबेक के पास नबी क्षेत्र में आज हवाई हमले की पुष्टि की है। सेना का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह से संबंधित महत्वपूर्ण हथियार निर्माण स्थल को निशाना बनाया गया। IDF का कहना है कि हमला रात भर हुए ईरानी हमले के बीच उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए लगभग 40 रॉकेटों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। इस समूह का गठन ही इसराइल के खिलाफ हुआ है। इसे ईरान की शर्त पर बनाया गया था। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी समूह है जिसका लक्ष्य इसराइल की बर्बादी है। इस समूह को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ईरान से मिलता है। ऐसे में हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से इजरायली सीमा पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी समूह में से एक है। ईरान के सशस्त्र सहयोगियों में सबसे अधिक ताकतवर है, जिसमें फ़िलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास, यमन के हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया और अन्य शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे अमेरिका भी सतर्क रहता है। यही कारण है कि अक्टूबर में हमास के हमले के बाद इसराइल की रक्षा के लिए पहुंचे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों युद्धपोत लेबनान के तट से दूरी ही बने रहे। जिस बात का डर था वही हो गया है। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इसराइल पर ईरान ने 150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज़्यादा ड्रोन के जरिए हमला किया है। इस हमले के कारण पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि पहले से ही रूस, यूक्रेन और इसराइल हमास के युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ईरान को इस बात की चिंता है कि इसराइल पलटवार कर सकता है। यही वजह है कि उसने उन देशों को भी हमले की धमकी दी है जो इसराइल को ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस देंगे। लेकिन यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। आइए समझें इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले, यह नया संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर देगा, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को इस हमले के बाद कुछ ऐसा ही हुआ था। इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जहाज़ों पर हमला किया था। लाल सागर से भारत अरबों का करता है और यह अस्थिरता उसके ट्रेड के लिए खतरा है। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष चलता रहा तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में देरी होगी। भारत का मध्य पूर्व में विशेषकर UAE या सऊदी के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं। तेल जैसी जरूरी चीज़ों को भारत यहाँ से आयात करता है और इन देशों से अरबों डॉलर के निवेश की उम्मीद कर रहा है। अगर इसराइल और ईरान युद्ध में उतरते हैं तो भारत की उम्मीदों पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। पहले से ही भारत पर इसका असर दिख रहा है, क्योंकि शनिवार को ही ईरान ने इसराइल से जुड़े एक जहाज़ पर कब्जा कर लिया। इस पर 17 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस युद्ध के शुरू होने से भारत की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी खतरे में है। हाल के वर्षों में भारत ने एक मजबूत मध्य पूर्व रणनीति बनाई है। इसराइल के साथ साथ मुस्लिम देशों के साथ इसके संबंध मजबूत आर्थिक और रक्षा संबंध हुए हैं। ईरान के साथ भी भारत के मजबूत संबंध हैं। मध्य पूर्व में स्थिरता के कारण I2U2 इसराइल, इंडिया, UAE और US जैसी साझेदारियों पर काम करने का मौका मिला। लेकिन इसराइल हमास युद्ध के बाद भारत को बैलेंस बनाने में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि नई दिल्ली किसी एक पक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इससे भारत की मध्य पूर्व नीति खतरे में आ जाएगी। भारत के हितों के साथ ही मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बाद भारतीयों की ज़िंदगी भी दांव पर लगेगी। लाखों भारतीय UAE और सऊदी अरब में रहते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का मतलब है इन सभी की जान पर खतरा। भारत नहीं चाहेगा यहाँ ऐसा कोई भी संघर्ष हो। यही कारण है कि भारत सभी पक्षों को शांत रहने को कह रहा है। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए ईरान और इसराइल की यात्रा से बचने को कहा है। इसके अलावा भारत ने हमले के बाद रविवार को कहा कि वह इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंतित है। साथ ही संयम बरतने की बात कही। हालांकि भारत पर इस तनाव से क्या फ़र्क पड़ेगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर ईरान और इसराइल इस संघर्ष को कहाँ तक लेके जाते हैं। आइए अब हम बात करें भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन की। पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या कर दी गई है। लाहौर में अज्ञात लोगों ने उसे गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वारदात उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो अपनी कार से कहीं जा रहा था। बता दें कि उसने भारतीय नागरिक सरबजीत की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। उसने ISI के इशारे पर सरबजीत को मौत के घाट उतारा था। दरअसल भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की मौत 2 मई 2013 को हुई थी। साल 1991 में पाकिस्तान की कोर्ट ने सरबजीत सिंह को लाहौर और फैसलाबाद में हुए 4 बम धमाकों के आरोप में सजा सुनाई थी। इन धमाकों में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरबजीत की दया याचिका खारिज करते हुए
उन्हें सुनाई गई मौत की सज़ा को बरकरार रखा था। इसके बाद लाहौर के सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों ने सरबजीत पर हमला कर दिया था और 5 दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरनतारन जिले के भिकी विंड गांव के रहने वाले थे। वे किसान थे। 30 अगस्त 1990 को अनजाने में पाकिस्तान सीमा में पहुंच गए थे, जहां से उन्हें पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय सरबजीत ने तर्क दिया था कि वो गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गए थे। सरबजीत सिंह की बहन भी कई बार पाकिस्तान गई थी उनसे मिलने के लिए और पाकिस्तान की सरकार से गुहार लगाई थी कि उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो निर्दोष थे। पर पाकिस्तान कभी माना नहीं और उनको जो है मौत की सज़ा दे दी थी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अब इजरायली जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। अमेरिका ने इसराइल पर ईरानी हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के सभी नेताओं ने इसराइल की रक्षा के प्रति कसम खाई है। आशंका है कि अगर इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो जल्द ही यह तनाव युद्ध का रूप ले सकता है। इस बीच एक इजरायली अधिकारी ने रविवार सुबह एक्सियोस को बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका न तो ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में भाग लेगा और न ही उसका समर्थन करेगा। शनिवार रात व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार बाइडेन ईरान के निर्लज हमले के लिए संयुक्त राजनीतिक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए रविवार को G7 नेताओं को बुलाने के लिए तैयार है। बाइडेन ने कहा, आज से पहले ईरान और उसके यमन, सीरिया और इराक में संचालित होने वाले प्रतिनिधियों ने इसराइल में सैन्य सुविधाओं के खिलाफ एक अभूतपूर्व हवाई हमला किया। मैं इन हमलों की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पिछले सप्ताह क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा विध्वंसक ले जाने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया कि इस तैनाती और सैन्य सदस्यों के असाधारण कौशल की बदौलत अमेरिका ने इसराइल को आने वाले लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। बाइडेन ने कहा, मैंने उनसे कहा कि इसराइल ने अभूतपूर्व हमलों से भी बचाव करने और उन्हें हराने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। अपने दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वे प्रभावी रूप से इसराइल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि व्हाइट हाउस इसराइल के नेताओं के साथ निकट संपर्क में रहेगा। उन्होंने कहा, हालांकि हमने आज अपने बलों या सुविधाओं पर हमले नहीं देखे हैं, लेकिन हम सभी खतरों के प्रति सतर्क रहेंगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।